अब आगे एग्जाम्पल 20 मुझे करवाना है, ठीक है, पर एग्जाम्पल 20 मैं करवाऊं उससे पहले कुछ रूल्स वगैरह जो है वो मुझे सिखाने। ठीक है, तो ये रूल्स है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही मैंने इमेज खींची है, एग्जाम्पल 20 के जस्ट पहले है। अभी तक हमने जितने भी सम सीखे हैं, मैंने सिखाए हैं आपको, उन सम्स में पार्टनर्स का हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल कैपिटल अकाउंट में बढ़ा आता था। मतलब अभी तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस आया हो, डेबिट साइड का टोटल बढ़ा आया हो। मतलब मैं स्टार्टिंग से बोल तो रहा हूँ कि आ सकता है, आ सकता है, पर अभी तक ऐसा कोई सम आया नहीं। इसके बाद एक सम मुझे ऐसा करवाना है जिसमें डेबिट साइड का टोटल भी बढ़ा हो। अब जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो दो चीजें होंगी, वही दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द पार्टनर विल आइदर ब्रिंग द डेफिशिएंट अमाउंट इफ द पार्टनर हैज नॉट गिवन लोन टू द फर्म। मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है तो वो बाकी का जो भी उसका बचता है पैसा, जो भी उसका डेबिट बैलेंस है, वो हमको कैश में पे करेगा या बैंक में पे करेगा। हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है, इफ द, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, the partner will either transfer the deficient amount from his loan account if the partner has given the loan to the firm। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो अमाउंट, जो भी उसके डेबिट बैलेंस की अमाउंट है, वो उसके लोन के अकाउंट में से काटी जाएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स, तीनों केसेस जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, लोन ऑफ अमित इज 50,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट ₹25,000। मतलब अमित ने हमको एज अ बिजनेस हमको लोन दिया था 50,000 का, एंड उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 25,000। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि अमित का क्रेडिट बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसके लोन के अमाउंट है 50,000 वो भी हम उसे पे करेंगे, एंड जो उसकी क्रेडिट बैलेंस की 25,000 की अमाउंट है वो भी हम उसे पे करेंगे। ठीक है, ये उसकी जनरल एंट्रीज है। लोन बाय अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब लोन के अकाउंट में डेबिट होगा, बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अच्छा, दूसरा, लोन बाय अमित इज 15,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज 40,000। मतलब अमित ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का, पर अमित का एक तरीके से कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 40,000। तो हम क्या करेंगे, 50,000 की कैपिटल में से 40,000 का जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस कर देंगे, एंड फिर जो बच गया 10,000 रुपीज वो हम अमित को पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री ये रही, लोन के अकाउंट में डेबिट होगा 50,000, अमित के अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 40,000, एंड बाकी जो बच गया 10,000 वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, मतलब जो उसका डेबिट बैलेंस काटने के बाद जो भी उसका पैसा बचता था वो हमने उसको पे कर दिया। इसके बाद थर्ड टाइप, लोन बाय अमित इज 15,000 एंड बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इज डेबिट बैलेंस 60,000। मतलब अभी उसका लोन कम है एंड उसके डेबिट बैलेंस की अमाउंट ज्यादा है। ओके, तो अब सबसे पहले तो उसका 50,000 का लोन गया, 50,000 का लोन जो उसका था उसमें से ये 50,000 डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, अभी भी 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस बच रहा है। मतलब अभी भी हमको अमित से 10,000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री इस हिसाब से होगी, सबसे पहले तो लोन बाय अमित अकाउंट, लोन के अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे 50,000, बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली पैसे आएंगे हमारे पास 10,000 वहां पे डेबिट करेंगे, एंड अमित के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 60,000 रुपीज टोटल। तो ये तीन ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस अ पार्टनर हैज, ये वाली अमाउंट तो इससे रिलेटेड है, इसके नीचे जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी हुई है, इन केस अ पार्टनर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म द लोन अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर ने हमको लोन नहीं दिया है पर हम, पार्टनर ने हमसे लोन लिया है, तो उसकी कैपिटल की अमाउंट में ही, उसकी कैपिटल के अकाउंट में ही जो लोन की अमाउंट है वो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब उसमें से ये सब पैसे वगैरह नहीं काटे जाते हैं। अगर पार्टनर ने हमसे लोन लिया है तो क्या होता है, वो इसके पहले वाले सम में मैं बता चुका हूँ, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये सम मैं करवाऊं एग्जाम्पल 20, इससे पहले ये कुछ सम्स एंड कुछ रूल समझना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 20 में डेबिट बैलेंस आएगा पार्टनर का, एंड क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20,
यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, भानु और चंदू। इनका ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1:1, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काम आएगा। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:1:1, लास्ट में काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी लायबिलिटीज और एसेट दिए हुए हैं एंड नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय अनिल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। मतलब दूर से तो आपको लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा प्यारा सा भोला भाला सा सम है, ठीक है, पर जब आप सॉल्व करोगे तब आपको एंड में पता चलेगा कि इसमें डेबिट बैलेंसेस है पार्टनर्स के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अकाउंट्स का देख लेता हूँ। यहाँ पे ए, बी और सी आएगा, अनिल, भानुल और चंदू, ABC। ठीक है, नीचे अनिल का लोन का अकाउंट भी बनाना है हमको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन बाय अनिल अकाउंट। नीचे ये एक्स्ट्रा है, ऊपर से कॉपी किया है तो यहाँ पे भी कॉपी हो गया है, इसको मिटा देते हैं, मेरे कोई काम का नहीं। बॉर्डर्स वगैरह भी मिटा देता हूँ। चलो ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा एसेट्स, तो कैश अकाउंट है यहाँ पे 32,000 कैश का बैलेंस दिया हुआ है आप। तो ये कैश अकाउंट में गया, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, कैश अकाउंट। एंड कैश का जो बैलेंस है 32,000 वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरे एसेट्स आपको दिए हुए हैं, डेटर्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, पर पहले मैं इनका कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस लिख ही देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2,75,000, अनिल का 1,70,000, 2,75,000 अनिल का बैलेंस है। फिर उसके बाद 70,000 एंड भानु का शायद 1 लाख है, चेक कर लेते हैं एक बार। सही। उसके बाद यहाँ पे लोन बाय अनिल अकाउंट दिया हुआ है आपको 1 लाख रुपीज, उसका भी मैं बैलेंस लिख लेता हूँ। ओके, तो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ था तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। इसका लोन की अमाउंट मेरे को वापस से देखनी पड़ेगी, 1 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 लाख, पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बैलेंसेस लिख लिए अभी। उसके बाद एसेट साइड पे स्टार्ट करते हैं, डेटर्स। यहाँ पे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू एसेट्स अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं लिखूँ, ब्रैकेट में यहाँ पे वैसे कुछ नहीं लिखो तो भी चले, या आप ऐसे लिख सकते हो ट्रांसफर। ठीक है, मतलब एसेट्स आपने ट्रांसफर की। अच्छा, नीचे डेटर्स, डेटर्स की जो अमाउंट है वो इनर कॉलम वाली चाहिए, 2,62,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,62,000 रुपीज के हमारे डेटर्स हैं। अच्छा, सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लायबिलिटीज एंड यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, या आप इसको बोलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपको डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है, मतलब बैड डेट रिजर्व है, ये आपको दिया हुआ है 12,000। इसको लिख के छोड़ देते हैं हमेशा, ये कभी भी पे नहीं होता है, ठीक है, लिख के छोड़ दो। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक एंड ट्रेड। अब स्टॉक एंड ट्रेड बोलो या स्टॉक बोलो, बात एक ही है। वो आपको दिया हुआ है 78,000। स्टॉक के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्नीचर 10,000। चलो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्नीचर 10,000। फर्नीचर के बाद आपको दिया हुआ है कंप्यूटर 80,000। इन कंप्यूटर के बाद आपको दिया हुआ है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स आपको दिया हुआ है 1,70,000। चलो ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स 60,000। क्रेडिटर्स के नीचे आपको दिया हुआ है लोन, सिर्फ लोन लिखा हुआ है, मतलब ये आउटसाइड लाइबिलिटी है।
लोन 15,000 रुपीज। उसके नीचे आपको दिया हुआ है लोन बाय अनिल अकाउंट, वो लिख चुके हैं हम लोग, एंड कैपिटल अकाउंट वो भी लिख चुके हैं। मतलब इस चैप्टर में ये अच्छी बात है कि सबसे इजी स्टेप सबसे पहले होता है, देख के लिखने के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ये सेटलमेंट शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आज इस सम में बहुत सारी न्यू पॉइंट्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये जो सेटलमेंट शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या होगा। अनिल ने बोला कि मेरा 1 लाख रुपए का लोन है, ये इसके बदले में मैं जो अपना कंप्यूटर है 80,000 रुपए का, जो यहाँ पे हमने अभी जस्ट इसका अकाउंट क्लोज किया, ये रहा कंप्यूटर 80,000, ये मैं लेके जाता हूँ, एंड बाकी के पैसे भले नहीं मिलेंगे मेरे को तो चलेगा, मतलब सेटलमेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले उसके दो इफेक्ट्स होंगे। ये जो कंप्यूटर गया 80,000 रुपीज का, इसका पहला इफेक्ट इसके लोन के अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, इसके लोन के अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कंप्यूटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 80,000, यहाँ पे हुआ डेबिट। एंड दूसरा इसका इफेक्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अनिल्स लोन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कंप्यूटर, एंड आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 80,000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर आपने हमेशा ये सिखाया है कि अगर हम कोई लाइबिलिटी के सामने कोई एसेट पे करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता है, उसका नो इफेक्ट होता है, तो फिर यहाँ पे आपने लाइबिलिटी को पे किया तो उसका इफेक्ट क्यों किया। ठीक है, ये डाउट होता है स्टूडेंट्स का, अगर आपका नहीं है तो ये डाउट होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर एक लाइबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होती है। जैसे ये क्रेडिटर है फॉर एग्जाम्पल, अब अगर किसी क्रेडिटर को मैं ये फर्नीचर दे दूं 10,000 का, या ये सपोज करो कंप्यूटर दे दूं 80,000 का, ओके, तो उसका मुझे कोई दूसरा इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट मुझे करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी क्रेडिटर्स की अमाउंट भी 60,000 यहाँ पे है, एंड कंप्यूटर की 80,000 की अमाउंट भी यहाँ पे है। ओके, तो ना मुझे प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करने की जरूरत है, ना कोई दूसरा पेमेंट की एंट्री करने की जरूरत है। मतलब अगर आप पेमेंट करोगे तो सोचो क्या पेमेंट करोगे, कैसी एंट्री करोगे। 60,000 पहले आपने क्रेडिट किया, अभी आप डेबिट करोगे 60,000, एंड 80,000 का कंप्यूटर पहले आपने डेबिट किया, अभी आप क्रेडिट करोगे 80,000। ठीक है, घूम फिर के बात वही हो गई, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है नॉर्मली। इस सब में मैंने क्यों लिखा है उसका एक रीजन है। अनिल का जो लोन अकाउंट है वो एक इंटरनल लायबिलिटी, एंड ये न्यू रूल है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सारे न्यू पॉइंट्स है। अनिल का जो लोन अकाउंट है वो एक इंटरनल लायबिलिटी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि ये एक एक्सेप्शन है, अनिल का लोन अकाउंट एक इंटरनल लायबिलिटी है। अब इंटरनल लायबिलिटी क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, तो इसको अगर हम कोई एसेट से पे करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखाना जरूरी है। ठीक है, ये मेरे को बताना था। अच्छा, दूसरा जो 20,000 रुपीज हम इसको नहीं पे करेंगे वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, 20,000 जो हम नहीं पे करेंगे वो प्रॉफिट है हमारा, उसका भी इफेक्ट होगा, वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट। अब मेरे को ये भी पता है कि हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं होती, पर ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी के केस में हम एक्सेप्शन करते हैं। अगर हम ध्यान दो, ये रूल है, लिख लेना प्लीज अपनी भाषा में। अगर हम इंटरनल लायबिलिटी को कोई एसेट से पे करते हैं तो एंट्री होती है, एंड अगर इंटरनल लायबिलिटी को पे करने के टाइम पे कोई प्रॉफिट होता है तो उसकी भी एंट्री होती है। ये रूल कहीं से अलग से आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद से समझना है। मतलब सम्स में ये रूल को यूज किया है पर कहीं पे बुक में लिखा हुआ नहीं, अपनी भाषा में लिख लेना कहीं पे भी। चलो, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये प्रॉफिट लोन अकाउंट में हुआ डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अनिल्स लोन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट 20,000। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद अनिल का लोन अकाउंट भी सेटल हो गया।
सपोज करो, यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, सपोज करो सेटल शब्द नहीं लिखा हुआ होता, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि अनिल 1 लाख के लोन के बदले में 80,000 का कैपिटल, 80,000 का कंप्यूटर लेके गया, पर लोन अकाउंट सेटल नहीं हुआ, मतलब अभी भी ये 20,000 रुपए हमारे पे करने बाकी होते, तो फिर वो 20,000 रुपए हम पे कर देते। ओके, 20,000 रुपीज हम पे कर देते, पर एंड में मैं पहले ये देखता कि अनिल का कोई डेबिट बैलेंस तो नहीं है। अगर अनिल का कोई डेबिट बैलेंस होता तो वो पहले ये 20,000 में से मैं माइनस करता, फिर जो पैसे बचते वो मैं अनिल को पे करता। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर अनिल का क्रेडिट बैलेंस होता तो फिर ये 20,000 यहाँ पे होता डेबिट एंड कैश अकाउंट में होता क्रेडिट। ठीक है, चलो ये एक्सेप्शन भी मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स ऑफ 2 लाख एट 1,70,000, 1,72,000, द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। मतलब फर्नीचर लेके गया वो, डेटर्स भी लेके गया, एंड उसके बदले में उसने ये बोला है कि मैं वो क्रेडिटर्स पे करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट फर्नीचर, आप मैं अंडरलाइन कर ही देता हूँ। फर्नीचर 8,000 रुपीज में लेके गए, डेटर्स, डेटर्स वो लेके गया 1,72,000 रुपीज के। अच्छा, अब ये डेटर्स है कितने के, टोटल जो डेटर्स की अमाउंट है वो ये रही, 2,62,000 रुपीज के टोटल डेटर्स हैं। ये वर्किंग नोट्स इक्वल्स टू डेटर्स, डेटर्स के वर्किंग नोट्स है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,62,000। अब इसके दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला इसका पार्ट होगा 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनिल टुक डेटर्स ऑफ 2 लाख एट 1,72,000, मतलब 2 लाख के डेटर्स 1,72,000 में लेके गया। ठीक है, तो ये 2,62,000, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आएगा 2 लाख एंड दूसरा पार्ट आएगा यहाँ पे 62,000। ठीक है, ये इसके दो पार्ट्स हो गए। अब ये 2 लाख रुपए के डेटर्स 1,72,000 रुपीज में लेके गया। ठीक है, बाकी इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये जो 62,000 रिमेनिंग डेटर्स है उसका क्या हुआ, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पे तो दिया हुआ होगा। ये लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, फिफ्थ एडजस्टमेंट में सेकंड पार्ट, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। मतलब हमने डेटर्स को बेच दिया। ऐसी डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसीज रियल लाइफ में भी होती हैं। ओके, बैंक वालों को कभी लगता है कि उनका लोन की अमाउंट उन्हें वापस नहीं मिलने वाली है, तो वो लोन के जो राइट्स होते हैं कलेक्शन के, वो ऐसे डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसीज को बेच देते हैं। मतलब डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसीज क्या बोलते हैं कि देखो भाई, आपका 62,000 रुपीज लेना बाकी। ठीक है, अब ये 62,000 रुपीज के बदले में हम आपको 50% पैसा दे देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। मतलब हम आपको ऑन द स्पॉट अभी इसका आधा, मतलब कितना, 31,000 रुपीज दे देते। आप हमें ये 62,000 रुपीज कलेक्ट करने का राइट दे दो, मतलब आपके पास जो बिल रिसीवेबल है वो हमें दे दो। ओके, बाकी मगजमारी हमारी, मतलब इस 62,000 रुपीज में से 31,000 अभी अभी हम आपको दे देते हैं, पर इस 62,000 रुपीज में से हमें जितना भी मिलेगा वो हमारा। मतलब इस 62,000 का 62,000 मिले वो भी हमारा, इस 62,000 में से हमें कुछ भी नहीं मिले, 0 रुपीज, तो भी लॉस भी हमारा, मतलब लॉस भी हमारा, प्रॉफिट भी हमारा। ऐसे रियल लाइफ में डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये 31,000 रुपीज हमको नहीं मिलेगा, 31,000 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, बाय कैश अकाउंट एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटर्स 31,000। ठीक है, अच्छा, अब अनिल का कैपिटल जो है वो टोटल 1,72,000 प्लस 8,000, ये आ रहा है 1,80,000। एंड ये जो कैश अकाउंट में डेटर्स है इसका लास्ट में करेंगे। ठीक है, जो भी करना है। अच्छा, अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो डेबिट हुई, सॉरी क्रेडिट हुई, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एसेट टेकन ओवर। ये लेके गया 1,80,000 के एसेट्स। चलो इसके दो इफेक्ट्स हो गए।
इसका क्या करना है, कैश का डेटर का वो मैं लास्ट में करूंगा, टोटल जितने भी एसेट्स वगैरह अभी बिकेंगे। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है भानु took stock in trade at 70,000 and some of the sundry assets at 72,000 being 10% less than book value। इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले तो चलो स्टॉक एंड ट्रेड का बताते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं बाय भानुस कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक एंड ट्रेड। अब ये स्टॉक एंड ट्रेड लेके गया है 70,000 रुपीज में। टोटल स्टॉक था 78,000 का, पर ये 70,000 में लेके गया। चले ठीक है, लॉस वगैरह की एंट्री नहीं होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, मतलब कुछ सन्ड्री एसेट्स ही लेके गया 72,000 में। लिखा हुआ है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। अब मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि भाई इतने 1,000 रुपीज के सन्ड्री एसेट ये इतने 1,000 रुपीज में लेके गया। इस क्वेश्चन में वो नहीं बताया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई अमाउंट थी जिसमें से 10% डिस्काउंट जो है वो माइनस किया, एंड ये सन्ड्री एसेट्स लेके गया 72,000 रुपीज में 10% डिस्काउंट काटने के बाद। ओके, तो फिलहाल उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है कितने के एसेट्स कितने में लेके गया है, मेरे को उससे मतलब है कि कितने में लेके गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स, अंडरलाइन नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ मैं लिखूंगा सन्ड्री एसेट 72,000 रुपीज। टोटल आउटर कॉलम में 70,000 प्लस 72,000, तो टोटल आ रहा है 1,42,000। ये इसका पहला इफेक्ट है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1,42,000 रुपीज एसेट्स टेकन ओवर। हाँ, अब यहाँ पे मैं दूसरी वर्किंग नोट बनाता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी वर्किंग नोट बनेगी अभी। वो वर्किंग नोट जो है वो बनेगी सन्ड्री एसेट्स की। सन्ड्री एसेट्स की जो टोटल अमाउंट है वो है 1,70,000। उसकी एक वर्किंग नोट मेरे को बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है,